चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए, आज है 25 जुलाई और 25 जुलाई के जितने इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उनके ऊपर चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपके लिए दो प्यारी सी लाइनें, और वो लाइनें इस प्रकार है कि परिंदों को मंजिल मिलेगी, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि हाल ही में किस भारतीय निशानेबाज को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है या किया जाएगा। आने वाले समय में ये सम्मान दिया जाएगा, घोषणा हुई है अभी। इनमें से वो कौन से खिलाड़ी हैं? पूर्व भारतीय खिलाड़ी हैं जिनको ओलंपिक समिति द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया जाएगा। एक पुरस्कार है ओलंपिक ऑर्डर, वो दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए है अभिनव बिंद्रा, बी है जसराज जसपाल राणा, सी है मनु भाकर और डी है ब्रांजू सोमानी। तो हाल ही में अभिनव बिंद्रा को ये पुरस्कार देने की घोषणा हुई है। वर्ष 2008 के जो ओलंपिक थे उनमें इन्होंने मेडल जीता था, और भारत का पहला व्यक्ति है जिसने किसी व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में या व्यक्तिगत एक अकेला व्यक्ति जिसने गेम में मेडल जिताया, वो कौन था? अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने 2008 में मेडल जीता था। ठीक है, देखो इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। आपको जो फोटो में दिख रहे हैं यही निशानेबाज अभिनव बिंद्रा है। देखिए, भारतीय निशानेबाजी के दिग्गज अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक आंदोलन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है। यह समारोह 10 अगस्त को पेरिस में 142वें इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल सत्र के दौरान आयोजित किया जाएगा, यानी 10 अगस्त को किया जाएगा। अभी केवल घोषणा हुई है। ठीक है, भारत के पहले व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता अभिनव बिंद्रा, ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में 2008 में भारत को ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जिताया था। तो क्वेश्चन पूछ ले कि भारत के पहले व्यक्ति कौन है जिन्होंने व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीता है, वो कौन है? अभिनव बिंद्रा। इन्होंने 2008 के बीजिंग खेलों में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा जीती थी। ठीक है, यानी 2008 में जो पुरुषों की 10 मीटर पिस्टल शूटिंग होती है उसमें गोल्ड मेडल जिताया था इन्होंने। ठीक है, इन्होंने आईएसएसएफ एथलीट समिति और आईओसी एथलीट आयोजन में भी काम किया है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। सबसे मेन क्वेश्चन यही बन सकता है यहाँ से कि इन्होंने कब गोल्ड मेडल जीता था और किस खेल से संबंधित है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, आज का अगला क्वेश्चन है, फेडरल बैंक ने अपना सीईओ और एमडी किसे नियुक्त किया है? हाल ही में इनमें से किस व्यक्ति को भारत का एक बैंक है फेडरल बैंक, उसने सीईओ या एमडी नियुक्त किया है? ऑप्शन नंबर ए है केवी सुब्रमण्यम, बी है अजय राजपाल, सी है महेश भूपति और डी है करण रस्तोगी। तो हाल ही में केवी सुब्रमण्यम को फेडरल बैंक ने अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। जो आपको फोटो में दिख रहे हैं, सॉरी ये थोड़ा सा गलत आ गया, इसके ऊपर चर्चा करेंगे आगे अपन, सॉरी इसके ऊपर बाद में चर्चा करेंगे, फिलहाल आपको देखना है ये वाला। उस क्वेश्चन के ऊपर वापस चलते हैं। देखिए, फेडरल बैंक है, इसका नया सीईओ किसे बनाया गया है? केवी सुब्रमण्यम को, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, आज का अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, केंद्रीय बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना है? इनमें से रक्षा मंत्रालय को कितना बजट दिया गया है? कल अपन ने जब बजट पढ़ा था तब अपन ने ये भी पढ़ा था कि अब की बार सबसे ज्यादा जो बजट दिया गया है वो रक्षा मंत्रालय को दिया गया है, और लगभग कितना बजट दिया गया था? 6.22 लाख करोड़ रुपए। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है कि रक्षा मंत्रालय को रक्षा बजट या भारत का जो रक्षा बजट है 2024-25 का वो कितना है? 6.22 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे जो रक्षा मंत्रालय इसको 6.2 लाख यानी 6.22 लाख करोड़ रुपए दिया गया। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है, कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है कि डिफेंस पर सबसे ज्यादा खर्च करता है अमेरिका और भारत आता है चौथे नंबर पे, यानी रक्षा क्षेत्र में सबसे ज्यादा खर्च करने वाला देश अमेरिका, उसके बाद में चीन है, फिर रूस है और चौथे नंबर पे कौन आता है? भारत। ठीक है, ये विश्व के 4 अग्रणी देश है जो रक्षा क्षेत्र में पैसा खर्च करते हैं। ठीक है, ये जो बजट है पूरा पूरा ये लाख करोड़ में, यानी अमेरिका 76.5 लाख करोड़ रुपए खर्च करता है रक्षा क्षेत्र में। ठीक है, देखिए थोड़ा सा आगे, अब भारत कहाँ कहाँ कितना खर्च करता है ये भी देख लीजिए। हथियार खरीदने के लिए मिला सबसे ज्यादा बजट, रेवेन्यू बजट, इससे सैलरी बांटी जाती है, कितना मिला? 2.82 लाख, यानी 6.22 लाख जो बजट मिला है उसमें से 2.82 लाख रुपए तो सैलरी दी जाएगी, उसके अलावा
कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी हथियार और जरूरी सामान खरीदने के लिए 1.62 लाख करोड़, और पेंशन के लिए यानी जो रिटायर हो गए सैन्यकर्मी उनको 1.41 लाख करोड़ रुपए पेंशन के रूप में दिए जाएंगे। ये पूरा का पूरा रक्षा बजट का एक सिनेरियो है जो वर्ष 2024-25 में दिया जाएगा। देखिए आगे चलते हैं थोड़ा सा इसके बारे में कि केंद्रीय बजट 2024-25 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा मंत्रालय को करीब 6.22 लाख करोड़ रुपए की बजटीय राशि आवंटित की है, जो अन्य सभी मंत्रालयों की तुलना में सबसे अधिक है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ष 2024-25 के बजट में सबसे ज्यादा जो बजट है या सबसे ज्यादा पैसा किस मंत्रालय को दिया गया है? रक्षा मंत्रालय को। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है, वित्त वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटे के कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? अब यहाँ पे दो चीजें आएगी, एक आएगा राजकोषीय घाटा, एक आएगा राजस्व घाटा, यानी फिजिकल डेफिसिट, और एक कौन सा होता है बता सकता है कोई है? देखिए 2024-25 में जो राजकोषीय घाटा है वो कितना परसेंट रहने का अनुमान है? ऑप्शन नंबर है 5.1%, ऑप्शन नंबर बी है 4.9%, ऑप्शन नंबर सी है 4.7% और डी है 4.5%। तो 2024-25 का जो राजकोषीय घाटा है वो कितना रहेगा? 4.9%। ठीक है, थोड़ा सा देख लीजिए। अब देखो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आएंगे, एक आएगा राजकोषीय घाटा। ये राजकोषीय घाटा क्या होता है? यहाँ पे मेन क्वेश्चन तो यही बनेगा कि राजकोषीय घाटा किसे कहते हैं। क्वेश्चन आए हुए हैं इकोनॉमी से, बेसिक क्वेश्चन एक लाइन दे देगा और पूछ लेगा निम्न में से राजकोषीय घाटे का उदाहरण क्या है। राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या होता है? देखो मैं आपको एक छोटा सा बता देता हूँ कि जब सरकार होती है, सरकार ने मान लीजिए खर्च ज्यादा कर दिया, उसके पास आय कम है, उसे बोलते हैं राजकोषीय घाटा। देखो जब सरकार एक वित्तीय वर्ष में आय से ज्यादा खर्च करती है तो ये राजकोषीय घाटा कहलाता है। जैसे कि मान लो सरकार के पास 100 रुपए हैं और उसको उम्मीद है कि 120 रुपए आने हैं, ठीक है, और उसके पास वर्तमान में है 100, उसने खर्च कर दिए 250 रुपए, ठीक है, उधार लेके, और उसके पास आए मात्र 80 रुपए। सोचा कितना था कि 120 आ जाएंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं दूसरा, देखना आराम से देखना। सरकार के पास मान लो 100 रुपए हैं और उसने 120 रुपए खर्च कर दिए और उसको उम्मीद थी कि अब की बार 120 या 125 रुपए आ जाएंगे, और उसके पास आए मात्र 80 रुपए। तो कितने रुपए का घाटा हो गया? 40 रुपए का। जो 40 रुपए का घाटा हुआ, इसी 40 रुपए के घाटे को बोलते हैं राजकोषीय घाटा। यानी अपने पास है, जेब में 100 रुपए है, अपने ने खर्च कर दिए 120, तो अपने जो घाटा हुआ उसे बोलते हैं राजकोषीय घाटा। देखिए थोड़ा सा और इसमें अंतर की भरपाई सरकार कर्ज लेकर करती है। बढ़ता घाटा सुस्त अर्थव्यवस्था को गति दे सकता है। यानी ये सही है, राजकोषीय घाटा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सरकार उधार लेगी तभी तो जो सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के उनमें विकास चलेगा, यानी अलग अलग क्षेत्रों को पैसे दिए जाएंगे। आगे देखिए, हालांकि लंबे समय तक घाटे की स्थिति आर्थिक वृद्धि और स्थिरता के लिए घातक है। कुछ समय के लिए घाटा सही होता है लेकिन लंबे समय के लिए खतरनाक होता है। तो ये ध्यान रखना कि जब सरकार एक वित्त वर्ष में आय से ज्यादा खर्च करती है ना, उसे क्या कहते हैं? राजकोषीय घाटा, फिजिकल डेफिसिट। अब आता है राजस्व घाटा, इसे बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू डेफिसिट। इसका अर्थ क्या होता है? जब हासिल आय अनुमानित आय से कम होती है तो ये राजस्व घाटा कहलाता है। यानी सरकार ने सोचा कि 120 रुपए आएंगे और मेरे पास आए 100 रुपए ही, इसे बोलते हैं, इस अंतर को बोलते हैं, यानी जो 20 रुपए का अंतर है इसे बोलते हैं क्या अपन? राजस्व घाटा। तो जब हासिल आय होती है वो अनुमानित आय से कम होती है उसे बोलते हैं राजस्व घाटा। राजस्व घाटे का मतलब राजस्व की हानि नहीं है, ये बस अनुमानित आय और हासिल आय के बीच का अंतर है। यानी अपने को उम्मीद थी कि अपन काम करेंगे, अपने को 100 रुपए प्राप्त होंगे, लेकिन अपने को 80 रुपए प्राप्त हुए। इन दोनों के मध्य का जो अंतर है वो क्या कहलाता है? राजस्व घाटा। देखिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है तो इस प्रकार है, बिहार में सिंचाई और बाढ़ रोकथाम परियोजनाओं के लिए कितने करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता निर्धारित की गई है? अब मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। आपको पता है 2024-25 की जो सरकार है, 2024 में मोदी जी की जो नई सरकार बनी है उसमें आंध्र प्रदेश और बिहार दोनों के जो सांसद हैं, जहां से सांसद चुने गए हैं, और दोनों राज्यों की जो पार्टियां हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट रोल निभा रही है कि उन्हीं के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई है बीजेपी ने, ठीक है। तो इस वजह से इन राज्यों को उम्मीद थी कि बजट में कुछ ना कुछ मिलेगा। बिहार लगातार
विशेष राज्य की मांग कर रहा था, लेकिन उसको विशेष राज्य का दर्जा दिया नहीं गया, लेकिन बजट में उसको सबसे ज्यादा राशि दी गई है। क्वेश्चन पूछ रहे कि 2024-25 के बजट में किस राज्य को सबसे ज्यादा राशि दी गई है? बिहार को। तो यहाँ पे बिहार में सिंचाई परियोजनाओं के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? ऑप्शन नंबर ए है 11,900 करोड़, ऑप्शन नंबर बी है 12,000 करोड़, ऑप्शन नंबर सी है 11,500 करोड़ और ऑप्शन नंबर डी है 11,200 करोड़। तो हाल ही के बजट में बिहार को सिंचाई परियोजनाओं के लिए 11,500 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। देखो, बिहार के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम और अन्य स्रोतों के तहत सरकार कोसी मेची अंतरराज्यीय लिंक जैसी परियोजना, यानी कोसी नदी और वहां की मेची नदी, इनको जोड़ने की जो परियोजना है, और साथ में बैराज, नदी प्रदूषण निवारण और सिंचाई सहित 20 अन्य परियोजनाओं के लिए, यानी 20 सिंचाई परियोजनाओं के लिए लगभग 11,500 करोड़ रुपए की राशि बजट में बिहार को दी गई है। ठीक है, अंदर आ जाओ। आगे देखिए बिहार को और क्या क्या मिला गया है। बिहार के गया में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देंगे, इससे पूर्वी क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी, यानी बिहार का जो गया है वहां पे उद्योगों के लिए कुछ किया जाएगा, साथ में सड़क संपर्क परियोजनाओं के विकास में भी योगदान दिया जाएगा। मैं आपको बताऊंगा, इसमें बिहार में सबसे ज्यादा सड़कों के योगदान के लिए लगभग 26,000 करोड़ रुपए की सहायता दी गई है, जो सबसे ज्यादा थी। इसके अलावा पटना पूर्णिया एक्सप्रेस, बक्सर भागलपुर राजमार्ग, बोधगया राजगिरी, वैशाली दरभंगा और बक्सर में गंगा नदी पर 26,000 करोड़ रुपए की लागत से एक अतिरिक्त 2 लेन पुल का निर्माण होगा, यानी इस गंगा नदी के ऊपर हाईवे बनाई जाएगी, 2 लेन वाली पुल वाली हाईवे, 26,000 करोड़ रुपए की लागत से, कहां पे? बिहार में। तो बजट में बिहार को ये चीजें दी गई है, देख लीजिए, 26,000 करोड़ रुपए फॉर हाईवेज इन बिहार। बजट में 26,000 करोड़ रुपए दिए गए बिहार को केवल हाईवे के लिए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको मोस्ट कर लेना, आने वाले एग्जाम में मोस्ट है। हाल ही में 24 जुलाई को किस देश ने विकासशील देशों में हरित परियोजनाओं का समर्थन और 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान लक्ष्य को बनाए रखने में मदद के लिए जलवायु और वित्त कार्रवाई कोष, जलवायु वित्त कार्रवाई कोष के गठन की घोषणा किस देश ने की है? यानी जलवायु वित्त कार्रवाई कोष किसने लॉन्च किया? इनमें से किस देश ने? ऑप्शन नंबर ए है सऊदी अरब, बी है अजरबैजान, सी है स्वीडन और डी है जर्मनी। तो हाल ही में अजरबैजान ने जलवायु वित्त कार्रवाई कोष की घोषणा करी है, ये इसका गठन करेगा। देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्यों है? क्योंकि यहां से पूछ सकता है। देखो, कोप, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज बोलते हैं इसको, पार्टियों के सम्मेलन में जलवायु शिखर सम्मेलन के मेजबान अजरबैजान ने विकासशील देशों में हरित परियोजनाओं का समर्थन करने और 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान लक्ष्य को बनाए रखने में मदद करने के लिए जलवायु वित्त कार्रवाई कोष शुरू करेगा। अब यहां से ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो जलवायु वित्त कार्रवाई कोष कौन गठन कर रहा है? अजरबैजान, पहली बात। दूसरी बात है कि कोप 29 है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 29, ये यूएन द्वारा आयोजित किए जाते हैं। ये किस देश में हुआ है? अजरबैजान में। कहां पे हुआ है? अजरबैजान में। दोनों क्वेश्चन ध्यान रखना। इसके बाद में इस जलवायु वित्त कार्रवाई कोष का उद्देश्य क्या है? जीवाश्म ईंधन उत्पादक देशों और कंपनियों से $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाना। यह फंड बाकू, अजरबैजान में एक सचिवालय और बोर्ड के साथ योगदानकर्ताओं और एक स्वतंत्र लेखा परीक्षा समिति के साथ स्थित होगा। यानी 1 बिलियन जो अमेरिकी डॉलर इकट्ठे करेंगे, उनसे सचिवालय बनाया जाएगा और एक पूरी कमेटी बनाई जाएगी। वो क्या करेगी? जलवायु के ऊपर कार्रवाई करेगी कि तापमान नहीं बढ़े, और साथ में अन्य कोई प्रयास होंगे वो भी करेगी। ठीक है, कोप 29 11 से 22 नवंबर 2024 तक बाकू, अजरबैजान में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेगा कि कोप 29 का आयोजन कहां पे होगा? अजरबैजान में। इसके अंदर जो CFAF है, यानी जलवायु वित्त कार्रवाई कोष, महत्वाकांक्षा को बढ़ाने और कार्रवाई को सक्षम करने के लिए कोप 29 एक्शन एजेंडे के हिस्से के रूप में घोषित 14 के पैकेज के भीतर एक पहल है। यानी इसमें 14 कुछ लक्ष्य रखे गए हैं, उनमें से एक पहल ये भी है। आपको 2 ही बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, जलवायु वित्त कार्रवाई कोष का गठन किसने किया है? अजरबैजान ने। और कोप 29 का जो आयोजन होगा वो 11 से 22 नवंबर तक कहां पे होगा? अजरबैजान में। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2023-24 का पुरस्कार किसने जीता है? इनमें से वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन्होंने पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर का जो किताब है वो जीता है? सुनील छेत्री, रलियांजू आला सांगटे,
सी है गुरप्रीत सिंह और डी है संदेश छिंगन। तो हाल ही में ललियांजू आला छांगटे ने, ऑप्शन ध्यान रखना आप, लास्ट वाला छांगटे, आगे वाला नाम याद रहे या नहीं रहे, छांगटे को पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2023-24 चुना गया है। क्या? पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2023-24। अब यहाँ से अपन चर्चा करेंगे महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर की भी, क्योंकि वो भी हो सकता है। तो जो महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है वो इंदुमती खताइसन को चुना गया है, जो तमिलनाडु की खिलाड़ी है। देखो 19 जुलाई 2024 को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने नई दिल्ली में आयोजित पुरस्कार समारोह के दौरान ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वार्षिक पुरस्कार 2023-24 के विजेताओं की घोषणा की। मिजोरम के एक भारतीय पुरुष फुटबॉलर खिलाड़ी ललियांजू आला सांगटे को लगातार दूसरी बार, यानी ये दूसरी बार फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2023-24 चुने गए हैं। तमिलनाडु की भारतीय महिला फुटबॉल खिलाड़ी इंदुमती कथाइसन को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2023-24 से चुना गया है। दोनों खिलाड़ियों का नाम ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है। देख लीजिए, इनकी शक्ल देख लो आराम से, ये महिला खिलाड़ी है और वो पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर है। तो सांगटे तो क्या है? पुरुष फुटबॉलर, और इंदुमती क्या है? महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर। ठीक है, आगे देखिए। अब आज की जितनी हेडलाइंस है उनके ऊपर चर्चा करते हैं। देखो, प्रतिवर्ष 24 जुलाई को भारत में आयकर दिवस यानी इनकम टैक्स डे मनाया जाता है। दिन के बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। 23 जुलाई 2024 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार अपने कार्यकाल का 7वां बजट पेश किया। अपन ने बजट में चर्चा करी थी कि लगातार 7वां बजट पेश करने वाली, बिना गैप दिए रेगुलर 7वां बजट पेश करने वाली जो वित्त मंत्री बन गई है वो कौन है? निर्मला सीतारमण। सर्वोच्च न्यायालय ने दोबारा नीट यूजी 2024 की परीक्षा आयोजित कराने से इनकार कर दिया है। आपको पता है लगातार नीट चर्चा में था पेपर आउट होने के बाद और काउंसलिंग में गड़बड़ी होने के बाद, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करी और ये फैसला दिया कि नीट की परीक्षा दोबारा आयोजित नहीं होगी, लेकिन जिन जिन्होंने चीटिंग करी है उन सब के ऊपर कार्रवाई होगी, उनको बाहर करा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा ने अरुणाचल प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा विधेयक 2024 सर्वसम्मति से पारित किया है। आगे देखिए, महिला एशिया कप T20 क्रिकेट में भारत ने नेपाल को 82 रन से हराकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है। अभी आपको पता है महिला T20 विश्व कप एशिया का कहाँ चल रहा है? श्रीलंका में, ये ध्यान रखना। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ग्रामोद्य संकल्प पत्रिका के आगामी अंक के लिए लेख और सफलता की कहानियों को आमंत्रित किया गया है। ये भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस मंत्रालय द्वारा ग्रामोद्य संकल्प पत्रिका का जो लेखन किया जाता है? पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। केवी सुब्रमण्यम को फेडरल बैंक ने अपना सीईओ और एमडी नियुक्त किया है। विभूति भूषण को भारतीय लागत लेखाकार संस्थान के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा हरियाणा में ग्रीन चारकोल प्लांट स्थापित किया जाएगा। आज की हेडलाइन का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला केवल। ठीक है, यहां से क्वेश्चन पूछ सकता है कि एनटीपीसी ने किस राज्य में ग्रीन चारकोल प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है? हरियाणा में। कहां पे? हरियाणा में। आगे देखिए, अजरबैजान ने क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड शुरू करने की घोषणा की है। ठीक है, जो CFAF था, अभी अपने देखा था कि जलवायु वित्त एक्शन फंड, जलवायु वित्त कार्रवाई फंड किसने लागू किया है? अजरबैजान ने। ठीक है, तो आज की जितने इंपोर्टेंट करंट अफेयर थे और हेडलाइन थी वो यही समाप्त होती है। इनके अलावा उस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, एक बार दिखा देता हूं वो क्वेश्चन भी क्या था, देख लीजिए। देखो, ये जो क्वेश्चन है, फेडरल बैंक ने अपना एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया है? केवी सुब्रमण्यम। ठीक है, लेकिन अब देखो एक चीज ध्यान रखना, ये ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम हाल ही में भारत ने वैश्विक बौद्धिक संपदा जो संगठन है उसके साथ मिलकर इस प्रोग्राम के ऊपर हस्ताक्षर किए हैं। ये क्वेश्चन नहीं आ पाया है टाइपिंग एरर की वजह से, तो WIPO के साथ एक MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है। किसने? नीति आयोग ने। तो इसलिए ये चर्चा में आया था। अब इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लीजिए। देखो, नीति आयोग और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने हाल ही में ग्लोबल साउथ इनोवेशन प्रोग्राम के तहत एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत ग्लोबल साउथ के देशों के लिए नवाचार, उद्यमिता और बौद्धिक संपदा की दिशा में संयुक्त कार्यक्रम चलाया जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लोबल साउथ वाले देश कौन से होते हैं? 0 डिग्री के दक्षिण में जो गरीब देश आते हैं
वो सारे के सारे किस में आएंगे? ग्लोबल साउथ में। किस में आएंगे? ग्लोबल साउथ। भारत का कुछ हिस्सा 0 डिग्री के दक्षिण में आता है क्या, या नहीं आता? लेकिन फिर भी भारत ग्लोबल साउथ में आता है, क्योंकि जो पिछड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं, पिछड़ी अर्थव्यवस्थाएं जिन जिन देशों में जो विकासशील है या अभी पिछड़े हुए हैं, उन सभी के देशों का जो समूह है एक, वो पूरा का पूरा किस में आएगा? ग्लोबल साउथ में। यानी कुछ देश तो ऐसे हैं जो विकसित हैं, कुछ देश है विकासशील हैं, कुछ अल्प विकसित हैं और कुछ पिछड़े हुए हैं। तो विकसित देश है वो तो अलग हो गए, विकासशील देश, अल्प विकसित और पिछड़े हुए देश है दक्षिणी महाद्वीप में आते हैं, यानी ग्लोब में दक्षिण दिशा में आते हैं, वो सारे के सारे किस में आएंगे? ग्लोबल साउथ में। ठीक है, तो यहाँ से आज के जितने इंपोर्टेंट करंट अफेयर है वही समाप्त होते हैं। इफ अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो।